हेलो एवरीवन। सीसीआरएस ने 2025 के रिक्रूटमेंट के सभी पोस्ट के क्वेश्चन बैंक आउट कर दिए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस। ठीक है। इस पेपर में फार्माकोलॉजी, आयुर्वेद, जर्नल एप्टीट्यूड, रिसर्च मेथडोलॉजी, इन सब के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बस फार्माकोलॉजी के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू इंट्रावेनस रूट। तो इंट्रावेनस रूट से हम जानते हैं कि जितनी भी हम दवाई देते हैं वो सारी की सारी उसके सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है। तो इसलिए इंट्रावेनस रूट से बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। इसमें क्वेश्चन बैंक में सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर भी दिए हुए हैं, लेकिन हम उनको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज एक्टिवेशन ऑफ GQ प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर लीड टू डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ विच इफेक्टर एंजाइम। तो GQ, हमें पता है कि GQ जो प्रोटीन है वो किसके साथ में बाइंड होता है, वो GPCR प्रोटीन, GPCR रिसेप्टर के साथ में G प्रोटीन बाइंड होता है। ठीक है। तो G प्रोटीन कितनी तरह का होता है? G प्रोटीन होता है, GI होता है, GS है, GI, GQ। ठीक है। तो इसमें GS है वो क्या है? स्टिमुलेटरी। और ये कौन से पाथवे को फॉलो करता है? एडेनालाइल साइक्लेज वाले पाथवे को। GI क्या है? इनहिबिटरी। ये किसके पाथवे को फॉलो करता है? ये भी एडेनालाइल साइक्लेज के पाथवे को फॉलो करता है। GQ है, GQ IP3 डैग पाथवे को फॉलो करता है। ठीक है। IP3 डैग पाथवे को। अब हम एक बार IP3 डैग पाथवे किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए ये एक सेल है और इसमें ये GQ, ये मस्करिनिक रिसेप्टर है। मस्करिनिक रिसेप्टर कौन सा? M1 या M3 आप मान लीजिए। इसके ऊपर एसिटाइलकोलिन आकर के बाइंड करता है। तो इसके साथ में GQ प्रोटीन होता है। GQ प्रोटीन की 3 यूनिट्स होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो जैसे ही एसिटाइलकोलिन आकर के बाइंड करता है तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से बीटा और गामा यूनिट्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। और अल्फा यूनिट इस तरफ आती है और अल्फा यूनिट स्टिमुलेट करती है, GQ अल्फा यूनिट स्टिमुलेट करती है फोस्फोलाइपेज C को। ठीक है। फोस्फोलाइपेज C क्या करता है? फोस्फोलाइपेज C स्टिमुलेट करता है PI P2 को कन्वर्ट कर देता है किसमें? IP3 और डैग में। ठीक है। IP3 और डैग में, इसीलिए इस पाथवे को IP3 डैग पाथवे भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर कर सकते हैं फोस्फोलाइपेज C, क्योंकि GQ प्रोटीन फोस्फोलाइपेज C को स्टिमुलेट करता है। इसमें दूसरे ऑप्शंस क्या है? एडेनालाइल साइक्लेज। तो एडेनालाइल साइक्लेज हमने देखा कि G स्टिमुलेटरी और G इनहिबिटरी के साथ में काम करता है। ग्वानालाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट कौन करता है? इसको स्टिमुलेट करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, ANP या BNP। ठीक है। वो ग्वानालाइल साइक्लेज के पाथवे से काम करते हैं। टायरोसिन काइनेज क्या है? टायरोसिन काइनेज नाम से ही पता लग रहा है, काइनेज एंजाइम है, तो ये एंजाइमेटिक रिसेप्टर होते हैं। एंजाइमेटिक रिसेप्टर, उनमें टायरोसिन काइनेज होता है। और उसका एग्जाम्पल क्या है? इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द क्लिनिकल पर्पज ऑफ लोडिंग डोज। लोडिंग डोज का पर्पज क्या होता है? तो लोडिंग डोज का हम पहले देख लेते हैं एक बार कि लोडिंग डोज रैपिड इफेक्ट के लिए देते हैं। रैपिड इफेक्ट, जब जल्दी इफेक्ट चाहिए होता है तो उसके लिए लोडिंग डोज दी जाती है। दूसरी चीज़, लोडिंग डोज उन ड्रग्स की देते हैं जिनकी हाफ लाइफ लॉन्ग होती है, हाफ टी ऑफ, लॉन्ग टी ऑफ। ठीक है। ये किस लिए देते हैं लॉन्ग टी ऑफ में? ताकि स्टडी स्टेट जल्दी से अचीव कर सकें। स्टडी स्टेट को अचीव करने के लिए लॉन्ग टी ऑफ वाली ड्रग्स में लोडिंग डोज दी जाती है। तीसरा, जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होने का क्या मतलब है? कि ड्रग्स टिश्यू में बहुत ज़्यादा स्टोर होती है, टिश्यू में मूव करती है। तो जो ड्रग्स जिनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होता है वो टिश्यू में ज़्यादा जाएंगे, इसलिए टिश्यूज़ को सैचुरेट करने के लिए लोडिंग डोज दी जाती है, ताकि स्टडी स्टेट को हम जल्दी से अचीव कर पाएँ। तो इसके ऑप्शन हैं टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एडवर्स इफेक्ट। तो लोडिंग डोज का एडवर्स इफेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। पेशेंट्स मेटाबॉलिक रेट का भी कोई रिलेशन नहीं है। कॉस्ट ऑफ थेरेपी तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट हो गया। टू अचीव ए थेराप्यूटिक ड्रग कंसंट्रेशन रैपिडली। ठीक है। तो जल्दी से थेराप्यूटिक ड्रग कंसंट्रेशन को अचीव करने के लिए हम लोडिंग डोज देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिवोथायरोक्सिन इज ए सिंथेटिक हार्मोन यूज टू ट्रीट विच एंडोक्राइन डिसऑर्डर। तो कौन से एंडोक्राइन डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए लिवोथायरोक्सिन दी जाती है? लिवोथायरोक्सिन क्या है? सिंथेटिक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? थायरोक्सिन हार्मोन, सिंथेटिक थायरोक्सिन हार्मोन।
ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन हम कब देंगे बाहर से सिंथेटिक, जब शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होगी, और वो किस में होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म में। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें कि थायराइड ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। और कसिंग सिंड्रोम, कसिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कोर्टिसोल लेवल्स हाई हो जाते हैं, हाई कोर्टिसोल लेवल्स। एडिसन्स में कोर्टिसोल लेवल्स कम हो जाते हैं, एड्रेनल इनसफिशियंसी भी बोलते हैं इसको, इनसफिशियंसी। ठीक है। तो कसिंग सिंड्रोम में कोर्टिसोल लेवल हाई हो जाते हैं और एडिसन्स में कोर्टिसोल लेवल कम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, What is the action of fluoroquinolones such as ciprofloxacin on gram negative bacteria like E. coli? So basically हमने fluoroquinolones का mechanism of action बताना है। First option is binding to 50S ribosomal subunit to inhibit the translocation। नहीं, 50S ribosomal subunit पर कौन कौन सी ड्रग्स काम करती हैं, 50S ribosomal subunit पर काम करती हैं स्ट्रेप्टोग्रामिन्स। ठीक है। दूसरा मैक्रोलाइड्स, लिनकोसामाइड या फिर लिनेजोलिड। ठीक है। तो फ्लोरोक्यूलोन्स 50S पर काम नहीं करते, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन इज इनहिबिटिंग बैक्टीरियल डीएनए गायरेज टोपोआइसोमरेज 2। तो फ्लोरोक्यूलोन्स जो है वो डीएनए गायरेज या फिर टोपोआइसोमरेज 2 के ऊपर काम करती हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट ऑप्शन इज ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड वाया डाईहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेज। जो डाईहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेज जो एंजाइम है, इसका दूसरा नाम क्या है, फोलिक एसिड सिंथेज, फोलिक एसिड सिंथेज। और इसको ब्लॉक कौन करता है, इसको ब्लॉक करते हैं सल्फोनामाइड्स, सल्फोनामाइड्स। डिसरप्टिंग द इंटीग्रिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मोन्टेलुकास्ट। चलो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ब्लॉक्स बीटा रिसेप्टर, बीटा टू रिसेप्टर। बीटा टू रिसेप्टर को ब्लॉक कौन से करते हैं, बीटा टू ब्लॉकर्स प्रोप्रेनोलोल, प्रोप्रेनोलोल। ठीक है। टिमोलोल, कार्वेडिलोल, सेलिप्रोलोल, मेटोप्रोलोल। तो इसमें कहीं भी मोन्टेलुकास्ट नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज इनहिबिट 5 लिपोऑक्सीजनेज, लिपोऑक्सीजनेज यानी कि 5 लॉक्स जो एंजाइम होता है ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस में काम आता है। तो इसको इनहिबिट कौन सी ड्रग करती है, इसको इनहिबिट करती है जिलोटोन। नेक्स्ट ऑप्शन इज ब्लॉक ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर। तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, कौन कौन करते हैं, मोन्टेलुकास्ट, जाफिरलुकास्ट। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोन्टेलुकास्ट। जाफिरलुकास्ट को ब्लॉक, किसको ब्लॉक करते हैं, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को। नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टेबलाइजेज मास्ट सेल। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स कौन से होते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स में हमारे आते हैं सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट या फिर निडोक्रोमिल। ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टॉपिकल टेक्रोलिमस। तो टेक्रोलिमस का मैकेनिज्म क्या होता है, ये कैल्सिन्यूरिन को इनहिबिट करता है। कैल्सिन्यूरिन को और कौन कौन इनहिबिट करता है, टेक्रोलिमस और साइक्लोस्पोरिन। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज प्रिंसिपल साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म शरीर में कहाँ होता है, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म इन सभी प्लेसेस में होता है, किडनी में भी होता है, लंग्स में भी होता है, लिवर में भी होता है, इंटेस्टाइन में भी होता है, इवन स्किन में भी होता है। ठीक है। ब्रेन में भी होता है। लेकिन इसने पूछा प्रिंसिपल साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, मेनली ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो वो हो जाएगा लीवर। विच टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू एसेस द अनाल्जेसिक इफेक्ट ऑफ ए ड्रग। अनाल्जेसिक इफेक्ट को देखने के लिए हम इनमें से कौन सा टेस्ट लगाते हैं, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है रोटारोड टेस्ट। रोटारोड टेस्ट किस लिए होता है, मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए, मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए रोटारोड लगाया जाता है, और बैलेंस के लिए। ठीक है। तो रोटारोड से हम सेडेटिव्स की, मसल रिलैक्सेंट्स की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। दूसरा है ओपन फील्ड टेस्ट। ओपन फील्ड किस लिए होता है, लोकोमोटर एक्टिविटी। ठीक है। एंजाइटी और या फिर एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर के लिए। तो ओपन फील्ड टेस्ट से हम कौन सी ड्रग्स की कर सकते हैं, एंजियोलिटिक्स ड्रग्स होगी या सेडेटिव्स होगी या स्टिमुलेट करने वाली ड्रग्स होगी, उनको ओपन फील्ड टेस्ट से स्क्रीन किया जाता है।
हॉट प्लेट टेस्ट, हॉट प्लेट टेस्ट किस लिए होता है? हॉट प्लेट टेस्ट सेंट्रल एनाल्जेसिक्स के लिए होता है, सेंट्रल एनाल्जेसिक्स, ठीक है, ओपियोइड्स के लिए हो गया जैसे कि। तो हॉट प्लेट टेस्ट सेंट्रल एनाल्जेसिक्स होता है, लेकिन पेरिफेरल एनाल्जेसिक्स जो होते हैं जैसे कि उनके लिए कौन सा टेस्ट होता है? पेरिफेरल के लिए, पेरिफेरल एनाल्जेसिक्स के लिए रीडिंग टेस्ट होता है एक, रीडिंग टेस्ट, ठीक है, उसमें एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज मोरिस वाटर मेज। मोरिस वाटर मेज किस लिए यूज होता है? लर्निंग के लिए, लर्निंग या स्पेशियल मेमोरी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विच टेस्ट इज एम्प्लॉयड टू एसेस द एनाल्जेसिक इफेक्ट। तो इनमें से एनाल्जेसिक इफेक्ट के लिए हॉट प्लेट यूज होती है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज टू ट्रीट टॉक्सिसिटी ड्यू टू मिथोट्रेक्सेट। तो मिथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए फोलिनिक एसिड को यूज किया जाता है। फोलिनिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोवरिन, या फिर इसको सिट्रोवरम भी बोलते हैं, सिट्रोवरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड की वजह से क्या क्या होता है? एक नेफ्रोटॉक्सिसिटी इंपॉर्टेंट है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, और दूसरा ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है ऑटोटॉक्सिसिटी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। रेडमैन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? वैनकोमाइसिन की वजह से होता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? क्लोरामफेनिकोल, ठीक है। डाई सल्फ्यूराम लाइक रिएक्शंस कौन करती है? मेट्रोनिडाजोल करती है, सेफोपेराजोन भी करती है, सिफोटिटन भी करती है, ठीक है। तो मेट्रोनिडाजोल, सिफोपेराजोन, सिफोटिटन इसके अलावा भी करती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो साइड डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन करती हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग ए मस्करिनिक एंटागोनिस्ट लाइक एट्रोपिन इनटू द आई। तो आंख में एट्रोपिन का क्या इफेक्ट होगा, हमें ये बताना है। एट्रोपिन क्या है? एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है। एसिटाइल कोलिन आंख में क्या करता है? मियोसिस करवाता है, ठीक है, यानी कि पुतली बिल्कुल, प्यूपिल जो है वो बिल्कुल सिकुड़ जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो एट्रोपिन क्या करेगा? उसका ऑपोजिट करेगा, मिड्रियासिस, ठीक है। तो मिड्रियासिस इसमें केवल एक ही ऑप्शन में है, बी। साइक्लोप्लेजिया, तो एट्रोपिन मिड्रियासिस के साथ साथ क्या करवाता है? सिलियरी मसल्स को रिलैक्स करवा देता है, इसलिए साइक्लोप्लेजिया भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पर्पज ऑफ टारगेट वैलिडेशन इन अर्ली स्टेज ऑफ ड्रग डिस्कवरी। ड्रग डिस्कवरी में टारगेट वैलिडेशन क्या चीज़ है? तो टारगेट वैलिडेशन ये देखने के लिए होता है कि बायोलॉजिकल टारगेट है वो किसी डिजीज में इन्वॉल्व है भी कि नहीं, ठीक है, उसकी इन्वॉल्वमेंट को देखने के लिए टारगेट वैलिडेशन किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन है वो यही बताता है, टू एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन टारगेट एंड ए डिजीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। व्हाट डज ए डबल ब्लाइंड स्टडी मीन इन द स्टडी। तो ब्लाइंडिंग जो होती है, ब्लाइंडिंग, ब्लाइंडिंग, ब्लाइंडिंग किस लिए करते हैं? बायस को कम करने के लिए, ठीक है, बायस को कम करने के लिए ब्लाइंडिंग की जाती है। और ब्लाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि पेशेंट, जो जो भी ब्लाइंड किया जाता है उसमें वो अनअवेयर होता है ट्रीटमेंट एलोकेशन के लिए, ठीक है, कि किसको क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है इस चीज़ का पता नहीं होता है। तो सबसे पहला आता है सिंगल ब्लाइंड। सिंगल ब्लाइंड में क्या होता है? पेशेंट जो होता है, जिसको भी पेशेंट बोलो या वॉलंटियर बोलो, जो ट्रायल में जो पेशेंट होता है, वॉलंटियर होता है, उसको ब्लाइंड किया जाता है। उसको ट्रीटमेंट का नहीं पता होता कि उसको क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, कोई एक्टिव ट्रीटमेंट मिल रहा है या कोई प्लेसिबो मिल रहा है, क्या मिल रहा है उस इस चीज़ का पेशेंट को आइडिया नहीं होता है। इसको सिंगल ब्लाइंडिंग बोलते हैं। उसके बाद डबल ब्लाइंडिंग आती है। डबल ब्लाइंडिंग में जो इन्वेस्टिगेटर है या फिर डॉक्टर है उसके साथ में, उसको और पेशेंट को दोनों को ही नहीं पता होता कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट अभी दिया जा रहा है, तो उसमें उसकी ब्लाइंडिंग की जाती है। ये हो जाएगा पेशेंट प्लस इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। फिर ट्रिपल ब्लाइंड होता है एक। ट्रिपल ब्लाइंड में क्या करते हैं? पेशेंट, इन्वेस्टिगेटर प्लस में डेटा एनालिस्ट, एनालिस्ट, ठीक है, या फिर स्टैटिस्टिशियन भी बोल सकते हैं आप। कई बार स्टैटिस्टिशियन की जगह पर स्पॉन्सर को ब्लाइंड किया जाता है, तो वो ट्रिपल ब्लाइंडिंग होती है। चलो इसमें हमारा डबल ब्लाइंड पूछा, तो डबल ब्लाइंड में पेशेंट और इन्वेस्टिगेटर को ब्लाइंड करेंगे। तो इसमें ऑप्शंस में देखने ये आता है, डॉक्टर एंड पेशेंट आर अनअवेयर ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ये।
व्हाट इज फर्स्ट टू फाइल रूल इन पेटेंट लॉ? पेटेंट लॉ में फर्स्ट टू फाइल रूल का है। फर्स्ट टू फाइल रूल का मतलब होता है जो पहले अप्लाई करेगा उसको पेटेंट मिलेगा, ना कि उसको जो कि पहले इन्वेंट करेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन टू फाइल एन एप्लीकेशन गेट द पेटेंट। जो पहले फाइल कर देगा उसी को पेटेंट मिलेगा, ना कि जो पहले इन्वेंट करेगा। ठीक है, अगला सवाल, विच रिसेप्टर हैज एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी? कौन से रिसेप्टर में एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है? तो इसमें साफ साफ दिख रहा है काइनेज लिखा हुआ है, तो काइनेज क्या है? एक एंजाइम ही होता है, तो टायरोसिन काइनेज एंजाइमेटिक रिसेप्टर है। इसका आंसर हो जाएगा सी। और किसका होता है टायरोसिन काइनेज एंजाइम? इंसुलिन का। द टर्म बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग रेफर्स टू परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज दैट रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। ठीक है, तो कितनी जो एडमिनिस्टर की गई है ड्रग, उसके कितना परसेंट ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची है बिना किसी चेंज के, तो उसको हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है रिचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन इन चेंज्ड फॉर्म, तो इसलिए गलत हो गया। परसेंटेज ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन, ये भी गलत हो गया। परसेंटेज ऑफ ड्रग अब्जॉर्ब्ड अनचेंज्ड इन यूरिन, फिर यूरिन आ गया, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर्फिन प्रोड्यूसेस एन एनाल्जेसिक इफेक्ट ड्यू टू ए ब्लॉक ऑफ पोटासियम इफ्लक्स फ्रॉम। अब देखते हैं मोर्फिन किस तरीके से काम करता है। मोर्फिन का जो म्यू रिसेप्टर है वो जीपीसीआर रिसेप्टर है। ठीक है, तो मोर्फिन का जो म्यू रिसेप्टर है वो जीपीसीआर रिसेप्टर है। ठीक है, इसके साथ में जी आई बाउंड होता है, जी आई बाउंड होता है। तो जैसे ही जी आई बाउंड होगा तो ये जैसे मोर्फिन म्यू रिसेप्टर के ऊपर बाउंड होगा, जी आई एक्टिवेट हो जाएगा और ये एडेनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी को कम कर देगा। एडेनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी को कम कर देगा। एडेनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी कम हुई तो साइक्लिक जीएमपी कम हो जाएगा। ठीक है, साइक्लिक जीएमपी कम हो जाएगा। और ऐसे ही आप कास्केट में आप आगे चलते जाएंगे तो ये कैल्शियम चैनल्स को क्लोज करवा देता है, यानी कि कैल्शियम चैनल्स की इनफ्लो होता है जो सेल के अंदर वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से ही अनाल्जेसिक इफेक्ट होता है। दूसरा, ये पोटासियम चैनल्स को ओपन भी करवाता है, ओपन पोटासियम चैनल्स, ओपन पोटासियम चैनल्स पोस्ट साइनेप्टिकली। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ब्लॉक पोटासियम इफ्लक्स फ्रॉम द न्यूरॉन, अगर ब्लॉक करेगा तो यानी कि उसको पोटासियम चैनल्स बंद करना पड़ेगा, लेकिन ये तो ओपन करवाता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एंड इंक्रीज इन साइक्लिक जीएमपी एक्युमुलेशन इन द न्यूरॉन, नहीं, साइक्लिक जीएमपी के एक्युमुलेशन को ये कम करता है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन इज डिक्रीज इन इंट्रासेलुलर कैल्शियम इन द न्यूरॉन, तो कैल्शियम इंट्रासेलुलर कैल्शियम को कम करवा देगा। कैसे? साइक्लिक जीएमपी को कम करके, एडेनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी को कम करके। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। लास्ट ऑप्शन इज इंट्रैक्शन विद जी एस प्रोटीन इन न्यूरॉन, नहीं, ये जी आई के साथ इंटरेक्ट करता है, ना कि जी एस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू सेपरेट प्रोटीन्स बेस्ड ऑन देयर, तो इसको बोलते हैं एस डी एस फेज, एस डी एफ फेज, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें जो ये एस डी एस होता है ये कोटिंग करता है, किसकी कोटिंग करता है? जिसका भी हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, उसकी कोटिंग करता है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये पूरे के पूरे उसकी नेगेटिव कोटिंग कर देगा। तो इसलिए अगर वो पूरा का पूरा नेगेटिवली कोट हो गया है तो इसको चार्ज के बेसिस के ऊपर तो सेपरेट कर नहीं सकते, तो इसलिए इसकी जो सेपरेशन होती है वो मोलिकुलर वेट के ऊपर होती है। जिसका मोलिकुलर वेट कम होता है वो फास्ट मूव करता है, और जिसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है वो स्लो मूव करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोलिकुलर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, OECD 420 गाइडलाइंस डील्स विद, तो OECD जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी बहुत सारी अलग अलग गाइडलाइंस हैं, इनमें इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस हैं वो टॉक्सिसिटी से रिलेटेड गाइडलाइंस हैं, जिसका क्वेश्चन कई सारे फार्माकोलॉजी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जो 420 गाइडलाइंस हैं वो अक्यूट ओरल टॉक्सिसिटी फिक्स डोज प्रोसीजर के लिए बनी है। जो अक्यूट टॉक्सिक क्लास मेथड है ये 423 के अंडर आता है, ये 420 के अंडर आता है। अप एंड डाउन जो है ये 425 है, और न्यूरोटॉक्सिसिटी है 424 में। ठीक है, OECD की जो टॉक्सिसिटी गाइडलाइंस हैं वो एक बार देख लेनी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, तो माइस्थेनिया ग्रेविस में कौन कौन सी ड्रग्स इसमें से यूज होती हैं पहले तो वो देखते हैं। एड्रोफोनियम होती है, नियोस्टिगमिन भी होती है, और पारिडोस्टिगमिन भी होती है, फाइसोस्टिगमिन यूज नहीं होती है। तो ये तीनों की तीनों ड्रग्स यूज होती हैं, क्यों यूज होती हैं ये? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल हैं।
फाइसोस्टिग्मिन है ये लिपिड सोल्यूबल है, तो इसके सेंट्रल एडवर्स इफेक्ट होते हैं। जो एड्रोफोनियम है, अब इसमें एड्रोफोनियम की हाफ लाइफ है वो शॉर्टेस्ट होती है, शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ। इसलिए एड्रोफोनियम को पेशेंट्स में दे करके देखा जाता है कि पेशेंट की एक्टिविटी एड्रोफोनियम देने से वर्सन हो रही है या फिर इम्प्रूव हो रही है। अगर पेशेंट की एक्टिविटी इंप्रूव होती है तो उसको डायग्नोस किया जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए, और अगर नहीं होती है तो यानी कि उसको माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं है। ठीक है, तो एड्रोफोनियम को टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, और उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? टेंसिलोन टेस्ट। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन यूज होता है। फाइसोस्टिग्मिन किसके लिए यूज होता है? कोबरा बाइट के लिए, या फिर रिवर्सल ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स जो होते हैं उनके रिवर्सल के लिए पायरिडोस्टिक फाइसोस्टिग्मिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थायराइड इनहिबिटर इंटरफेयर विद पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ थायरोक्सिन टू ट्राईआयोडोथायरोनिन? ऑप्शंस देखते हैं, कार्बिमाजोल, प्रोपाइल थायोरासिल, मेथिमाजोल और लिवोट्रिक्स। लिवोट्रिक्स तो कोई ब्रांड नेम है। तो थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर्स जो होते हैं पहले वो देखते हैं हम। थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर्स, तो ये पहले तीनों ऑप्शंस जो हैं वो थायराइड पेरोक्सिडेज इनहिबिटर्स हैं। लेकिन प्रोपाइल थायोरासिल जो है इनमें से, इसके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, वो है 5 प्राइम डी आयोडिनेज इनहिबिटर इनहिबिशन की। ठीक है, तो ये इसको भी इनहिबिट करता है 5 प्राइम डी आयोडिनेज, तो इसलिए ये इसको इनहिबिट करेगा तो पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट हो जाएगा। ये एंजाइम किस लिए काम आता है? ये T4 से T3 में कन्वर्ट करता है थायराइड हार्मोन को। इसके अलावा प्रोपाइल थायोरासिल के अलावा और कौन सी ड्रग है जो 5 प्राइम डीआयोडिनेज एंजाइम को इनहिबिट करती है? वो है प्रोप्रेनोलोल। ठीक है, ये भी इसको इनहिबिट करती है, तो ये भी कन्वर्जन को रोकती है। इसके अलावा और कौन सी ड्रग है? अमियोड्रोन भी करती है, अमियोड्रोन, अमियोड्रोन भी इसको इनहिबिट करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोपाइल थायोरासिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ए ड्रग दैट हैज म्यूकोलिटिक प्रॉपर्टीज। म्यूकोलिटिक, तो म्यूकोलिटिक कौन कौन सी ड्रग्स है अपने पास? एम्ब्रोक्सोल होती है, ब्रोमैक्सिन होती है, ठीक है, एक डोरनेज अल्फा नाम से भी आती है, वो एंजाइम है डोरनेज अल्फा, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमैक्सिन। दूसरा इसमें फोलकोडीन, वसाका, गुआ गुआफेंसिन, ये क्या है? एक्सपेक्टोरेंट है। फोलकोडीन एंटी टसिव में आती है, फोलकोडीन क्या है? एंटी टसिव, एंटी टसिव ड्रग। वसाका हो गया, ये एक्सपेक्टोरेंट में आता है, गुआफेनासिन भी एक्सपेक्टोरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड? तो एसिटाजोलामाइड क्या करता है? एनहाइड्रेज को इनहिबिट करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। किस लिए यूज होता है? डायूरेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वात फैसिलिटेट सर्कुलेशन इन हरस धातु? तो ये आयुर्वेद का क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। विच फाइटोकेमिकल स्क्रीनिंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट एल्कलॉइड इन एन आयुर्वेदिक ड्रग? एल्कलॉइड, बेसिकली एल्कलॉइड के डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? तो एल्कलॉइड के डिटेक्शन के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज होते हैं मेयर, मेयर्स टेस्ट, वैगनर्स, या फिर ड्रैगनडोर्फ टेस्ट। ये तीन टेस्ट मेन है एल्कलॉइड के डिटेक्शन के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड किसके लिए यूज होता है? फिनोल्स या टेनिन्स के लिए। निनाइड्रीन टेस्ट किसके लिए होता है? अमीनो एसिड्स के लिए, प्रोटीन्स। फ्रोथ टेस्ट होता है स्पोनिन्स के लिए, स्पोनिन्स के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रैगन डोर्फ टेस्ट, जो कि एल्कलॉइड की डिटेक्शन के लिए होता है। इसके अलावा और कौन से टेस्ट एल्कलॉइड के लिए? मेयर और वैगनर। फेरिक क्लोराइड फिनोल टेनिन्स के लिए है। निनाइड्रीन अमीनो एसिड और प्रोटीन्स के लिए है। फ्रोथ टेस्ट स्पोनिन्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आयुर्वेदिक क्वेश्चन है, इसको नहीं करेंगे। ये भी आयुर्वेद का क्वेश्चन है, ये भी, ये भी, ये भी। The percentage of number of stomata formed by total number of epithelial cells including the stomata is defined as। अब देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, जैसे कि पेलिसेड रेशो। पेलिसेड रेशो क्या होता है? पेलिसेड रेशो होता है कितने पेलिसेड सेल्स एपिडर्मल सेल्स के नीचे हैं, उसका एवरेज कितना है। ठीक है, यही पेलिसेड रेशो होता है। एक एपिथेलियल सेल है, उसके नीचे
कितनी पेलिसेड सेल्स हैं उसका रेशियो जो है वही पेलिसेड रेशियो होता है। दूसरा है वेन इसलेट नंबर। वेन इसलेट नंबर होता है एवरेज नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज ऑफ ग्रीन टिश्यू पर एम स्क्वायर, उसको वेन इसलेट नंबर बोलते हैं। थर्ड होगा स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल इंडेक्स क्या है? नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म्ड बाय टोटल नंबर ऑफ एपिथेलियल सेल्स इंक्लूडिंग द स्टोमेटा। पैलिसेड नंबर बेसिकली वही पैलिसेड सेल्स का नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोक्सलेट apparatus इज यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ। तो सोक्सलेट apparatus आपने देखा भी होगा लैब्स में, वो एक एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम क्या है? एक एनारोबिक बैक्टीरिया है। एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया आपने सुना होगा, टेटनस बोटुलिज्म गैस गैंग्रीन क्लोस्ट्रीडियम से ही होता है। क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई हो गया, परफेरेंजेंस हो गया, वो ये सब क्लोस्ट्रीडियम है। लेकिन क्लोस्ट्रीडियम एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में बिल्कुल भी काम नहीं देता है। दूसरा है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो है एंटीबायोटिक्स का, स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज पेनिसिलम। पेनिसिलम का भी आपने सुना होगा कि ये इससे एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन। तो आप सोच रहे हो इसका आंसर ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये बैक्टीरिया नहीं है, पेनिसिलम बैक्टीरिया नहीं है, ये एक फंगस है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। सूडोमोनास, सूडोमोनास भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, लेकिन इससे कोई भी एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन नहीं होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस कौन 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 सी एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करता है? इससे स्ट्रेप्टोमाइसिन का होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। टेट्रासाइक्लिन को प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन का प्रोडक्शन होता है इनसे। रिफॉम्पिसिन का प्रोडक्शन में भी स्ट्रेप्टोमाइसिन हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलिबेडेनम आयंस आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर। तो मोलिबेडेनम आयन क्या है? एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है मोलिबेडेनम आयन, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेंस शो विच टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन। लाइकेंस क्या होती हैं? लाइकेंस होता है एल्गी प्लस फंगस। एल्गी प्लस फंगस को, एल्गी और फंगस की जो इंटरेक्शन है उसको लाइकेंस बोलते हैं, और ये म्यूचुअलिज्म होता है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों को फायदा होता है। ठीक है। उसके बाद कमनसलिज्म है। कमनसलिज्म में क्या होता है? एक को फायदा होता है, एक अनअफेक्टेड रहता है। पैरासाइटिज्म में क्या होता है? एक को फायदा है, एक को नुकसान है। फोटो कोऑपरेशन में क्या होता है? दोनों को फायदा होता है। लेकिन फोटो कोऑपरेशन में क्या है कि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि इसमें म्यूचुअलिज्म में क्या है, आप इसमें बोलोगे कि इसमें भी दोनों दोनों को फायदा होता है, और एल्गी और फंगस भी सेपरेटली क्या होता है, सर्वाइव करती हैं। लेकिन इसमें लाइकेंस जो है, लाइक एल्गी और फंगस के कम्बिनेशन से लाइकन बनता है, और ये लाइकन अपने आप में एक अलग ही चीज़ है एल्गी और फंगस से। इसलिए ये सेपरेटली अलग अलग इंडिविजुअली सर्वाइव, इसमें जैसे लाइकन एल्गी और फंगस अलग है, वो लाइकन नहीं बचेगा, वो एल्गी और फंगस हो जाएगी। ठीक है। इसलिए फोटो कॉपरेशन में दोनों को फायदा होता है। इसके अलावा एक और भी होता है अमन सेलिज्म। अमन सेलिज्म, इसमें क्या होता है? एक अनअफेक्टेड रहता है और एक को नुकसान होता है। उसके बाद एक कंपटीशन भी आता है, कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान होता है, जैसे कि सेम रिसोर्स के लिए compete करते हैं, जैसे वीड्स हो गई या क्रॉप्स हो गए, वो सेम ही न्यूट्रिएंट के लिए compete करते हैं, इसलिए उनकी दोनों की ही ग्रोथ कम होती है, दोनों को ही नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड इन। तो इनमें से पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल किसके लिए यूज होता है? तो इसमें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन जो है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होता है कि हाइब्रिड प्लांट्स को बनाते हैं किस तरीके से? उनकी सोमेटिक सेल के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके। तो उस फ्यूजन के लिए जो चाहिए होता है वो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एज ए फ्यूजन इंड्यूसिंग एजेंट काम करता है। फ्यूजन इंड्यूसिंग एजेंट, फ्यूजन इंड्यूसिंग एजेंट पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, इसलिए सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोबियल सोर्स ऑफ ड्रग। तो इनमें से माइक्रोबियल सोर्स क्या है ड्रग का? इनमें से कौन सी ड्रग जो है वो माइक्रोबियल सोर्स की है? तो सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो वैक्सीन यूजुअली माइक्रोबियल सोर्स की होती है, तो इसका आंसर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ही होगा। इंसुलिन हार्मोन क्या है? ये एनिमल, इसका सोर्स क्या है? एनिमल सोर्स है, माइक्रोबियल सोर्स नहीं है। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का भी एनिमल सोर्स है। एल्कलॉइड्स का सोर्स क्या है? प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्चर मीडिया आर स्टरलाइज्ड बाय विच मेथड। तो ओ एयर ओवन, हॉट एयर ओवन से क्या क्या स्टरलाइज होता है? कल्चर मीडिया।
नहीं होता। हॉट एयर ओवन से स्टेरलाइज होता है ग्लास वेयर्स या फिर मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। ऑटोक्लेव से कल्चर मीडिया स्टेरलाइज करते हैं। पॉस्चराइजेशन आपको पता ही है, मिल्क के लिए होता है। केमिकल डिसइंफेक्शन सरफेसेस के लिए होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कल्चर मीडिया को किससे स्टेरलाइज करते हैं, ऑटोक्लेव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेचुरल मेथड क्या है, नेचुरल मेथड बताना हमने। ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि कटिंग, सीडिंग और ग्राफ्टिंग ये क्या है, आर्टिफिशियल है। तो इसलिए राइजोम इसका नेचुरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। क्रायो प्रिजर्वेशन यूज फॉर कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स रिक्वायर। तो इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन का हमें क्या यूज़ होता है और कितने डिग्री सेल्सियस पर यूज़ होता है वो बताना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कभी, 96 डिग्री में ये हमेशा 196 डिग्री होता है, लिक्विड नाइट्रोजन एट वन माइनस 196 डिग्री। इस टेम्परेचर पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, इसलिए इसको वन माइनस 196 डिग्री सेल्सियस पर यूज़ किया जाता है। पायरेथ्रम, पायरेथ्रम क्या है, पायरेथ्रम एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड होता है। इन प्लांट बैच कल्चर एट विच फेज सेल प्रिपेयर टू डिवाइड। तो प्लांट कल्चर की जो स्टेजेज हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लैग फेज है। लैग फेज में क्या होता है, सेल्स प्रिपेयर करती हैं डिवाइड होने के लिए, प्रिपेयर टू डिवाइड, ये फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद दूसरी है एक्सपोनेंशियल या फिर लोग, इसी को एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज बोलते हैं। इसमें रैपिड सेल डिवीजन होता है। ठीक है, ये दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज है लीनियर। लीनियर में क्या होता है, ग्रोथ कंटिन्यू करती है एक कांस्टेंट पेस पर, कांस्टेंट पेस पर। ठीक है। उसके बाद आता है डी एक्सेलरेशन फेज, इसमें नहीं लिखा है। फोर्थ स्टेज इज डी एक्सेलरेशन फेज, इसमें ग्रोथ स्लो डाउन करती है। और फिफ्थ स्टेज है स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी में कोई ग्रोथ नहीं होती, नो ग्रोथ। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिपेयर कब करती हैं डिवाइड होने के लिए। तो पहली स्टेज है हमारी लैग फेज, उसमें प्रिपेयर करती हैं, लेकिन इसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता, इसमें एंजाइम्स एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, एक्टिव होने की प्रक्रिया में होते हैं। द रेगुलेशंस फॉर कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल ऑन ए न्यू ड्रग इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है एक्स, एक्स होता है नारकोटिक्स के लिए, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक्स है ना। शेड्यूल एच में आती हैं प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स। शेड्यूल पी में आती हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, लाइफ सेविंग और प्राइस कंट्रोल आता है इसे में। शेड्यूल वाई में आती हैं गाइडलाइंस किसके लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स और न्यू ड्रग। तो इसका आंसर हो जाएगा शेड्यूल वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइटोक्रोम P450 आइसोएंजाइम कैरीज आउट बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रग्स। तो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म कौन सा P450 एंजाइम करता है, वो CYP3A4 है। इसको तो बिना देखे आंसर कर देना है। विच जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर लीड टू फॉस्फोलाइपेन सी एक्टिवेशन, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। फॉस्फोलाइपेन सी की एक्टिवेशन जी क्यू करवाता है। ठीक है। मॉर्फिन एक्ट एन एनाल्जेसिक बाय इट्स एक्शन ऑन विच रिसेप्टर, ये भी हमने ऊपर देख लिया। म्यू रिसेप्टर से मॉर्फिन काम करता है, और ये जी इनिबिटरी रिसेप्टर होता है, GPCR के साथ में जी इनिबिटरी जुड़ा होता है, GI, जो कि एडेनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी को कम करेगा और साथ में साइक्लिक GMP को कम कर देगा। साइक्लिक GMP को कम करके कैल्शियम चैनल्स की ब्लॉकेज करवाता है। ठीक है। तो म्यू रिसेप्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप बी और बिजार रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू इंसुलिन। तो इंसुलिन की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया कब होता है, जब इसकी डोज को बढ़ा दिया जाता है। डोज जब ज़्यादा होती है इंसुलिन की तो हाइपोग्लाइसीमिया करता है, इसलिए इसको ये ऑगमेंटेड है, ऑगमेंटेड इफेक्ट है। ठीक है। तो ये प्रेडिक्टेबल और ऑगमेंटेड है, तो ये टाइप ए में आता है। ड्राई आई, ड्राई माउथ ड्यू टू एट्रोपिन, ये भी सेम है, ये भी प्रेडिक्टेबल और ऑगमेंटेड डोज रिलेटेड है, तो ये भी टाइप ए में आता है। ब्लीडिंग ड्यू टू वारफरिन, वारफरिन ये भी सेम टाइप 1। एनाफाइलेक्सिस ड्यू टू पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की वजह से एनाफाइलेक्सिस जो है वो अनप्रिडिक्टेबल एडवर्स इवेंट है।
जिसको हम हर किसी में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हर किसी में पेनिसिलिन एनाफाइलेक्सिस नहीं करता है, और ये डोज डिपेंडेंट भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बिजार टाइप बी में आता है। शेड्यूल एच ड्रग्स आर ओवर द काउंटर नारकोटिक्स, आयुर्वेदिक्स, प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग्स। ठीक है, शेड्यूल एच में केवल प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स आती हैं। विच टर्म डिस्क्राइब ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। तो जब दो लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं करते तो उनका इमल्सन बनाया जाता है। विच फैक्टर इम्प्रूव फोटो कंस्टिट्यूएंट यील्ड, ये छोड़ दो। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट करते हैं हम तभी फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स यील्ड को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि यील्ड बढ़ाने के लिए हमें कंट्रोल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, तो उसको हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही कर सकते हैं। विच नेम आइडेंटिफाइज ए ड्रग बाय इट्स स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। तो किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चरल कंपोजिशन हम कैसे देखेंगे, उसका केमिकल नेम से। केमिकल नेम से ही हमें पता लगेगा कि उसका स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या है। विच रेशो डिफाइन द थेरापेटिक इंडेक्स। तो थेरापेटिक इंडेक्स को याद रखने के लिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए थेरापेटिक इंडेक्स को याद रखने के लिए आप टाइल लिख सकते हो। यहाँ पर आप इजिकल टू लगाओ, थेरापेटिक इंडेक्स इजिकल टू LD50/ED50। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विच कंपाउंड इन सिनकोना शोज एंटी अरिथमिक एक्टिविटी। एंटी अरिथमिक एक्टिविटी कौन सा कंपोनेंट सिनकोना का इसमें से दिखाता है? क्विनिडीन। क्विनिडीन में क्या है? एंटी अरिथमिक एक्टिविटी हमने पढ़ा है। रेजरपिन क्या है? रेजरपिन एंटी हाइपरटेंसिव है, विन ब्लास्टिंग एंटी कैंसर है, और क्विनिन एंटी मलेरियल है। ठीक है। विच मेथड एड क्रूड ड्रग इवेल्युएशन, ये हम नहीं देखेंगे इसमें। चलो, फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन हमारे इसमें पूरे हो गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए एक्सप्लेनिंग फार्माकोलॉजी के साथ। धन्यवाद।